everyone, this is your educator Urviza Mishra and you are on India's largest learning platform Unacademy. Guys, आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ योर एग्जाम्पलर सीरीज, यानी कि आज हम नॉन मेटल्स एंड मेटल्स के एग्जाम्पलर सीरीज के पार्ट 3 यानी कि लास्ट पार्ट करने वाले हैं। आज के बाद आज हम लोग शुरू करेंगे 43rd क्वेश्चन से। उससे पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन इस बार आएंगे जो इस बार के सिलेबस में है वो कवर कर लिया है पहले 2 पार्ट्स में। अगर पहले 2 पार्ट्स नहीं भी किए हैं कोई टेंशन नहीं है, वो बाद में भी कर सकते हैं। अभी इस पार्ट से शुरू करते हैं। सो गाइज, आपको मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ साइंस, और मैं आपको साइंस और जगह पढ़ाती हूँ वो है प्लस पे। प्लस पे आपको डेली लाइव क्लास मिल रही है, लाइव टेस्ट और क्विज मिल रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज से आपके एग्जाम की एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैं प्रिपरेशन कराती हूँ, और अनलिमिटेड एक्सेस से आप मेरी क्लास या फिर किसी भी एजुकेटर की क्लास, बेस्ट एजुकेटर की क्लास आप कितनी भी बार देख सकते हैं विद n नंबर ऑफ डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपको सब्सक्रिप्शन की फीस नहीं पता है तो प्लस का सब्सक्रिप्शन इज वेरी बजट फ्रेंडली। अगर आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी कि 10th 11th 12th अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो 3 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ताकि आपको ये मिल जाएगा 36,000 रुपीज में। लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करते हैं SPUM या फिर URVIZALIVE उर्विजा लाइव, तो आपको फिर भी 10% ऑफ मिलने वाला है। यहाँ पे जो आपको सब्सक्रिप्शन 36,000 रुपीज में मिल रहा था वो अभी आपको 32,400 रुपीज में मिलने वाला है। अगर अभी तक आपको आइकॉनिक के बारे में नहीं पता है तो अनअकैडमी ने एक और नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि है आइकॉनिक, अनअकैडमी आइकॉनिक। और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन इज वेरी बजट फ्रेंडली अगेन, लेकिन आइकॉनिक में कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि प्लस के बेनिफिट से अलग हैं। यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटोर मिलते हैं। वो मेंटोर आपको आपके डाउट सॉल्विंग में, आपकी स्ट्रैटेजी मेकिंग में, आपकी स्ट्रेंथ बताने में, आपकी वीकनेसेस बताने में आपको हेल्प करते हैं। देन उसी टाइम, जिस टाइम पे आप डाउट पूछेंगे, एट दैट मोमेंट ओनली आपको लाइव डाउट सॉल्यूशन मिलता है। पेरेंट्स से कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब कि आपके जो एजुकेटर है वो हर वीक पे आपके पेरेंट्स को आपकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भेजते हैं, जिससे आपके पेरेंट्स को भी पता चलता है कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है एंड उनको किस वे में अपने बच्चे को और ज़्यादा हेल्प करनी है। और बाकी जितने भी बेनिफिट प्लस के हैं वो यहाँ पे भी मिलने वाले हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक प्लस और आइकॉनिक के बीच में कंपैरिजन डिफरेंस नहीं समझा है तो हियर इज द कंपैरिजन, इसको आप देख सकते हैं। एंड आइकॉनिक की फीस इज अगेन वेरी बजट फ्रेंडली। कि अगर आप 4 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना बच्चा, 4 साल का, तब आपको 83,000 पे करने पड़ेंगे, ओनली 83,000। एंड 9th 10th 11th 12th, जस्ट इमेजिन 83,000। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पूरे सब सब्जेक्ट 11th 12th के आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी के सभी आपको एजुकेटर्स ओनली इन 83,000 रुपीज। एंड देन उसके साथ आपको प्लस मेंटोर भी मिल रहा है, पेरेंट का कनेक्शन भी है, आपकी रिपोर्ट भी आ रही है, लाइव टेस्ट भी मिल रहे हैं, आपको सभी कंटेंट फ्री मिल रहा है ओनली इन 83,000 रुपीज। नाउ जस्ट इमेजिन हाउ बजट फ्रेंडली दिस इज। एंड इसमें भी ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे SPUM या फिर कैपिटल URVIZALIVE, दोनों में से कोई भी आप रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको 10% का ऑफ मिलने वाला है। एंड गाइज, इसके बारे में सोचिएगा जरूर, बिकॉज 4 साल 74,700 रुपीज, आई डोंट थिंक इससे अच्छी डील आपको मिलने वाली है। और जल्दी खरीदेंगे तो हो सकता है प्राइस हाइक ना हो। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं अपनी 43rd क्वेश्चन के बाद से। हमने पिछले 2 पार्ट्स में 43 क्वेश्चन से पहले पढ़ा था, 1 से लेके 42 क्वेश्चन तक किया था। मैंने बीच बीच में वो क्वेश्चन छोड़ रखे हैं जो इस बार बोर्ड वालों ने काटे हैं, मतलब डिलीटेड पोर्शन मैंने नहीं कवर किया। तो पहला क्वेश्चन आपका है, अ नॉन मेटल एक्स एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म। एक नॉन मेटल है एक्स और वो 2 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक्स, वाई और जेड। जो वाई है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, यानी कि सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस जो पाया जाता है। एंड जो जेड है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। नाउ आई डोंट नो अबाउट यू, बट ये क्वेश्चन देखते के साथ ही मुझे इसका आंसर पता चल चुका था। जैसे इसने बोला ना कि एक नॉन मेटल है जो कि 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पता नहीं क्यों ऐसे वर्ड सुनते ही मेरे दिमाग में ना कार्बन घूमने लग जाता है, कार्बन की बातें मेरे दिमाग में घूमने लग जाती है। आई डोंट नो अबाउट यू गाइज।
सो आप लोगों को पता लगा कि नहीं लगा, बट मुझे पता चल चुका है कि ये जो नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, इट इज नन अदर देन दिस नॉन मेटल इज कार्बन, एंड ये जो वाई की बात कर रहे हैं ना, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस का, ये मुझे पता चल चुका है, ये डायमंड। एंड जेड जिसकी ये बात कर रहे हैं, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपके कार्बन की 2 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग्स देम। सो मैंने तो ये क्वेश्चन देखते के साथ ही सॉल्व कर लिया। अगर ये क्वेश्चन आएगा भी तो ये आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इससे ऊपर ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बट सिंस आप लोगों को एग्जाम्पलर की बहुत टेंशन होती है और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में, सेम टू सेम टिट्टो आ जाते हैं, तो इसलिए आपको ये करना जरूरी है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज सेइंग कि ये जो रिएक्शन है, फॉलोइंग रिएक्शन हो रहा है, ये व्हेन एल्यूमिनियम पाउडर इज हीटेड विद मैंगनीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड, ठीक है, मैंगनीज के साथ जब आप, इट इज नॉट मैग्नीशियम, इट इज मैंगनीज, जब आप एल्यूमिनियम पाउडर को मैंगनीज के साथ हीट कर रहे हैं तो आपको ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग यू गाइज, ये आपसे पूछ रहा है क्या, अच्छा यहाँ पे एरो भी लगा लीजिए, क्या आपकी एल्यूमिनियम रिड्यूस्ड हो रही है? यहाँ पे आपकी देखो एल्यूमिनियम थी ये पहले, ये चेंज होके हो गई है Al2O3। नाउ यू गाइज टेल मी कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्या? व्हाट इज रिडक्शन? या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अरे यार यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। सो आप पहले का आंसर लिखोगे नो, एल्यूमिनियम इज गेटिंग, it is getting oxidized here, it is not getting reduced here, it is getting oxidized here. And the second question is, in the second question आपसे पूछ रहा है is manganese dioxide getting oxide, क्या आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या? ठीक है, सो इसका आपको आप देखिए, मैंगनीज पहले कैसा था गाइस, मैंगनीज के साथ आपका ऑक्सीजन पहले ही जुड़ा हुआ था, लेकिन रिजल्ट में आपका प्रोडक्ट में आया सिर्फ और सिर्फ मैंगनीज। Now you tell me, removal of oxygen, is it oxidation? Removal of oxidation is removal of oxygen. ऑक्सीजन के रिमूवल को ऑक्सीडाइज होना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं, कहेंगे आप नो, मैंगनीज डाइऑक्साइड इज गेटिंग reduced here, it is getting reduced here, it is not getting oxidized। यहाँ से तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना बच्चा लोग, तो आप लोगों को ये समझना होगा कि जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको रिड्यूस्ड कहते हैं, एंड जब ऑक्सीजन ऐड होता है तब उसको ऑक्सीडाइज होना कहते हैं। तो इस केस में ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के केस में ऑक्सीडाइज हो रहा है और मैंगनीज के केस में आपका रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय आई हैव लेफ्ट 45, 46, 47 क्वेश्चन, क्योंकि वो आपका था आपके ओर वाले से, एंड जो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है उसमें से था। नाउ 48th क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि गिव द फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड दैट वुड बी फॉर्म्ड। स्टेबल बोला है, स्टेबल के लिए आपको पता है कि अगर आपका मेटल एंड नॉन मेटल जुड़ रहा है जो कि आपका आयोनिक बॉन्ड बनाएगा तो वो ऑब्वियसली एक स्टेबल बॉन्ड बनाएगा। बाइनरी कंपाउंड दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स के पेयर को बनाने से बनेगा ये, ठीक है। तो पहला है आपका मैग्नीशियम के साथ अगर नाइट्रोजन जुड़ रहा है। नाउ यू गाइस टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द, देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना तुम्हारे पास वैलेंसी होनी चाहिए यार, वैलेंसी तुम्हें पता होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, एंड व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है आपकी -3 लिख दीजिए या फिर 3 लिख दीजिए, आप जो भी आपको लिखना है। एक्चुअली नाइट्रोजन को 3 चाहिए होता है। तो जब भी आप ऐसे कंपाउंड्स को मिलाते हैं जिनकी वैलेंसी आपको पता चल चुकी है, तो आपको पता है कि वैलेंसी क्या हो जाती है, वैलेंसी इज गोइंग टू गेट क्रॉस्ड एंड आपको मिलने वाला है Mg3n2, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइट कहेंगे इसको, लिख भी देती हूं मैं आपका यहाँ पे, मैग्नीशियम की स्पेलिंग आप लोगों को आती होगी, नाइट्राइट की मैं लिख के दिखा देती हूँ, नाइट्राइड। ओके, सो ये बहुत ही आसान था,
नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं आपको वैलेंसी। अच्छा, अगर कई बच्चे पहली बार मेरी क्लास ले रहे हैं और उनको यही नहीं पता है कि मैम वैलेंसी कैसे चेक करें, तो कोई भी इशू नहीं है, मैं वैलेंसी भी चेक करना बता देती हूँ। देखो, आपको इनका बस नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर कितना है वो भी नहीं पता है, पीरियोडिक टेबल पढ़े हो यार। देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर नहीं होगा अगर तुमने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी है तो प्लीज आप लोग पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर सबसे पहले पढ़ें, देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे आए। तो नहीं पढ़ा है तो मैं पीरियोडिक टेबल लर्न करने का भी तरीका बता दे रही हूँ अभी आप लोगों को, ताकि आप लोग चिल्लाए ना, रोए ना, ठीक है। पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं ना पेन का कलर थोड़ा ब्लैक कर लेती हूँ, आई थिंक दिस विल डू राइट। तो पीरियोडिक टेबल में मैं पहले यहाँ पे ग्रुप 1 लिखूंगी। टोटल ग्रुप होते हैं 18, टोटल ग्रुप होते हैं 18। तो मैं लिख देती हूँ ह ही, देन आई विल राइट ली बे। तुमको ये पता होना चाहिए कि सेकंड ग्रुप के बाद 13 ग्रुप से शुरू होता है, यहाँ पे बीच के ग्रुप गायब रहते हैं, 13, 14, 15, 16 एंड 17। ह ही ली बे, ब क न ओ फ नी, बक नॉफ नी, देन ना मग, then here we'll write आलसी पस कलर, आलसी पस कलर क का। यहाँ तक आपको लर्न करना है 20 तक, ठीक है। इसके बाद आपको 10th में नहीं करना है इसके अलावा। तो ये नंबर भी इनके हिसाब से ही होते हैं, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, ये 6th, दिस इज 7th, दिस इज 8th, दिस इज 9th, दिस इज 10th, this is 11th, this is 12th, this is 13th, this is 14th, this is 15th, this is 16th, this is 17th, this is 18, then this is 19 and that is 20. So आप लोगों को कैसे करना है, ह ही ली बे बक नॉफ ने ना मगासी पस कलर का, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि 18 के बाहर नहीं लिखना है। और जैसा कि मैंने सोचा था कि ब्लैक कलर काफी अच्छा लगेगा बट नहीं लगा, तो कोई बात नहीं, लाओ लेट अस गेट बैक टू दी येलो कलर। ओके, सो आपका मैग्नीशियम का कितना आया था एटॉमिक नंबर, आपका आया था 12 राइट। तो 12 को जब आप इसको अरेंज करते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन में, तो सबसे पहले आप 2 लिखोगे, सबसे पहले शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, देन आप 8 भरोगे, 10 हो जाएगा। आउटर मोस्ट में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको कहा है कि अगर आउटर मोस्ट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी वैलेंसी वो होती है जितनी वो लूज करेगा, जितना वो नंबर है उसके आउटर मोस्ट में। यानी कि अगर उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में तो 1 वैलेंसी, 2 है तो 2 वैलेंसी, 3 है तो 3 वैलेंसी। 4 से ज्यादा अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इन द केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में आपके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसकी वैलेंसी वो होगी जितना इसको चाहिए 8 बनने के लिए। 8 बनने के लिए इसको 3 चाहिए, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। अगर किसी के आउटर मोस्ट में 6 है तो उसको चाहिए होगा कितना, उसको चाहिए होगा 2। जैसे कि आपको ऑक्सीजन का पता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका आया था 8, तो 8 को आप अरेंज किए तो आपके पास आया 8 और 6, तो 6 को आपको कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। अगर आपके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो आपको 8 बनने के लिए 1 चाहिए होगा और इसकी वैलेंसी होगी 1। लेकिन अगर आपके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो आपको कंप्लीट होने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इनर्ट गैस बन जाता है और वो कंप्लीट होता है, तो उसको कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए इसकी वैलेंसी होती है 0 ना। उसी गैस, उसी के कहते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में से आपका ह ही के बाद ली आया था, लिथियम। लिथियम जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका बी वाला, इसमें बोला है कि लिथियम अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो कैसे जुड़ेगा। हाँ ही ली का एटॉमिक नंबर है 3 को अरेंज करेंगे हम लोग 2 और 1, यानी कि लिथियम की वैलेंसी है +1 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी मैंने आपको अभी बताई -2। लेकिन ये नहीं सोचना है कि इसके नीचे 2 लगाए इसलिए इसकी वैलेंसी -2 है, नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और 8 को जब आप अरेंज करते हैं तो आता है 2 और 6 को 8 बनने के लिए 2 चाहिए होता है, इसलिए इसकी वैलेंसी है -2। नाउ व्हेन यू विल कंबाइन देम यू विल राइट लाइक दिस Li2O. Okay, now it is lithium oxide. This is not lithium dioxide, this is lithium oxide. Now coming to the next question, and it is saying that what will happen if aluminium Al will add with chlorine. Now what is aluminium? Aluminium का atomic number कितना होता है? That is your job to find out.
आई विल राइट, मैंने आपको बता दिया, ह ही ली बे बक नौफनी ना मग आलसी। अभी मुझे पता है एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो होती है +3 एंड क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो होती है -1। क्यों होती है? क्लोरीन के एटॉमिक नंबर से उनको अरेंज करके देखना, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन तुम्हें मिल जाएंगे, तो इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। तो अभी जब आप इनको क्रॉसिंग करोगे तो आपके पास AlCl आएगा, Cl के इधर 3 लगा दोगे एंड Al अकेला हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। नाउ दिस इज ऑल्सो अ स्टेबल कंपाउंड। एंड D है आपका पोटेशियम है और ऑक्सीजन है। नाउ पोटेशियम एंड ऑक्सीजन, अच्छा कई लोग इसको फॉस्फोरस भी पढ़ते हैं बच्चे, फॉस्फोरस इज P, पोटेशियम इज K, ध्यान रखा करो, बिकॉज आपको यहीं पे दिक्कत होती है, मुझे पता है आपको ना यहीं पे दिक्कत होती है, बट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो चीज़ों में गलती कम करेंगे एंड समझेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो पोटेशियम अगर आप इसको अरेंज कर रहे हैं, पोटेशियम का नंबर मैंने बताया था आपको 19 है, 19 को अरेंज करो 2 8 8 1, तो पोटेशियम के आउटर मोस्ट में 1 आएगा, तो इसकी वैलेंसी है +1। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। आपको लिखना है पोटेशियम ऑक्साइड को K2O। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑल ऑफ देम। आई होप यू ऑल कैन डू इट ऑन योर ओन। नाउ 49th क्वेश्चन मैंने क्यों छोड़ दिया मैम? 49th क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया? बिकॉज 49th क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में नहीं है, बोर्ड वालों ने कैंसिल करवा दिया। वाओ, मजा आ गया ना सभी लोगों को। चलिए 50th क्वेश्चन पे चलते हैं। 50th क्वेश्चन इज सेइंग दैट एक नॉन मेटल है ए। नाउ नॉन मेटल, अच्छा नॉन मेटल कौन से ग्रुप को कहते हैं? विच ग्रुप इज नोन एज नॉन मेटल ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप तो मेटेलिक ग्रुप होता है, एल्काली मेटल होता है। नॉन मेटल ग्रुप बच्चे शुरू होता है 14, 15, 16 और 17 को आप हेलोजन भी कहते हैं और नॉन मेटल भी होता है वो। तो ये ग्रुप होते हैं नॉन मेटल के लिए फेमस। ओके, सो 50th क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि अ नॉन मेटल ए इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड। एक नॉन मेटल है ए और वो हमारे खाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है एंड फॉर्म 2 ऑक्साइड्स B एंड C, और वो 2 ऑक्साइड बनाता है, B ऑक्साइड बनाता है एंड C ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड B is toxic whereas C causes global warming. Now whenever somebody talks to me about global warming, there is only one culprit that comes to my mind and that culprit is carbon dioxide. We all know that carbon dioxide causes a lot of global warming. कार्बन डाइऑक्साइड की क्या खासियत है बच्चा लोग? कार्बन डाइऑक्साइड की खासियत ये है कि ये एनवायरमेंट में एक ब्लैंकेट की तरह फैला रहता है और एनवायरमेंट में सोलर एनर्जी आती तो है, लेकिन ये ब्लैंकेट उस एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और उस एनर्जी को बाहर नहीं जाने देता है। दैट इज वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज सो मच हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट। इसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हमारी दुनिया में हो रही है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की जितनी भी चीजें आप रिलीज करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा ब्लैंकेट सा बना लेती है आपके एटमॉस्फेयर में एंड सोलर एनर्जी, जो सूरज जी हैं वो हीट अंदर जा भेजते तो हैं, लेकिन इस ब्लैंकेट की वजह से ये हीट बाहर नहीं जाती है। नाउ आई नो विच नॉन मेटल इट इज टॉकिंग अबाउट, और किस की बात कर रहे हैं ये टॉक्सिक की। I have no issues with this now. Identify A, B and C. जैसे इसने ग्लोबल वार्मिंग वाला हिंट दिया ना, मेरी तो सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। ग्लोबल वार्मिंग वाले हिंट से ना मेरे को सब कुछ क्लियर हो गया कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पे निशाना साधना है, किसको दोषी ठहराना है। सो दिस A is कार्बन। नाउ व्हाट इज B जो कि टॉक्सिक होता है? कार्बन की कौन सी ऑक्साइड टॉक्सिक होती है यार? कार्बन की मोनोऑक्साइड इज टॉक्सिक इन नेचर। And then C is, what is C? C is carbon dioxide. Now guys, बच्चे बोल रहे हैं कि मैम why are you saying that it is a very important constituent of our food? कार्बन कैसे हमारे खाने का बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हो गया भाई साहब? तो मैं आपको बताती हूँ, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है क्या किसी को? C6H12O6। Now every complex substance that we eat in the form of starch and carbohydrates ultimately gets breaks down into glucose. So glucose is in glucose, carbon is the most important constituent of our food. Now it is really ironical whenever I think about carbon. Carbon is the
is the biggest enemy of a humankind and carbon is also the biggest friend of a humankind. I do not know जितने भी प्लांट होते हैं that all सभी की wood is made up of carbon. कार्बन से सब कुछ बना है. Our body is made up of a lot of carbon. कार्बन is present in each and every particle of this earth. कार्बन हर चीज से जुड़ा होता है. कार्बन आपके खाने के लिए, आपके जीवन के लिए, it is very important. बट स्टिल कार्बन हमारा एक सबसे बड़ा एनिमी भी है, कार्बन हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड भी है. आई जस्ट वंडर कि कार्बन को हमें यूज कैसे करना चाहिए. मे भी आगे चल के कुछ ऐसी भी बातें आ जाए कि कार्बन ही इकलौता पूरी जीवन का, पूरी धरती का एनर्जी का स्रोत है. मे बी समडे ऐसा कुछ हो जाए. चलिए बी पे चलते हैं. टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज ए बिलोंग. जो आपका कार्बन है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है. देखो ग्रुप से बिलोंग करने में कभी भी टेंशन नहीं लेना है. पहले तो तुम लोगों को इनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. ह ही ली बे ब क. नाउ ह ही ली बे ब क कितने नंबर का आया कार्बन. 6 नंबर का आया. यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा. एटॉमिक नंबर का 6 होगा. इसको अरेंज करो 2 और 4. जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, बच्चे अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें 10 प्लस कर दो. 4 2 से बड़ा है ना, तो 10 4 में 10 प्लस कर दो, यानी कि 14th ग्रुप का मिलता है. अगर किसी के आउटर मोस्ट में मैम 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका ग्रुप कितना होगा. तो उसका ग्रुप होगा 3 + 10 यानी कि 13th ग्रुप का होगा. मैम अगर किसी के आउटर मोस्ट ग्रुप में, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जैसे कि मैग्नीशियम का है, तो उसका क्या 12 होगा. नहीं, मैंने बोला कि 2 से ज्यादा होगा तब 10 प्लस करना है. 2 से कम है तो 10 प्लस नहीं करना है. अगर 2 से कम किसी के इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में तो उसमें प्लस नहीं करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज ए बिलोंग. अभी हमने कर लिया. चलिए 51st क्वेश्चन इज आस्किंग अस. देखो आज हम लोगों को आज की क्लास में पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं. देयर आर अराउंड 65, देयर आर 66 क्वेश्चन, 66 नहीं 68 क्वेश्चन है टोटल आपकी एग्जाम्पलर में, लेकिन थोड़े थोड़े हम छोड़ेंगे तो हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि कुछ तो आपके सिलेबस के बाहर के हैं, कुछ तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, वो डिलीटेड पोर्शन हो चुका है. आपको पता है ना इस चैप्टर में से मोर देन हाफ चैप्टर हैज बीन डिलीटेड बाय दी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड पीपल. सो आप लोगों के लिए तो यार बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा हो गया ना. इस बार लॉकडाउन भी हो गया, पूरा टाइम घर पे, एंड जब एग्जाम का टाइम आया तो इतना सारा पोर्शन डिलीट हो गया. मतलब मजे ही आ गए ना आप लोगों के. 51 क्वेश्चन कह रहा है गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ द मेटल दैट आर गुड कंडक्टर्स एंड कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. मतलब 2 ऐसे एग्जाम्पल दो जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और 2 ऐसे एग्जाम्पल दो जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है ना. जब भी मुझे गुड कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है ना तो मेरे दिमाग में दौड़ के बहुत तेज एल्यूमिनियम आ जाता है. एंड दूसरा इसके साथ साथ इसका भाई आता है कॉपर, क्योंकि जो अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट होता है वही अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है. बिकॉज हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करने के लिए आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है. एंड फ्री इलेक्ट्रॉन जहां तेज 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 क्या बोलेंगे कंडक्टिविटी है वहां. मे बी मैं हिंदी सोच रही थी बट हुआ नहीं. चलिए नेक्स्ट कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मेटल होने चाहिए ना. डोंट टेल मी कि यार मैम ऑक्सीजन लिख दो, मैम कार्बन. देखो ऊपर देखो मेटल है तो मेटल इनके कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूँ तो इट इज टाइटेनियम एंड मरकरी. टाइटेनियम एंड मरकरी इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. okay, these two are poor conductor of heat. Now this is how you can just write down the example. इससे अलावा इसमें कुछ भी नहीं. Next question, name 1 metal and 1 non-metal that exist liquid at room temperature. Also name 2 metal that have melting point less than 310 केल्विन. देखो केल्विन बोला है, सेल्सियस नहीं बोला है. अगर केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तो डायरेक्टली उसमें से 270 माइनस कर दिया जाता है. इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि 270 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद एक भी बढ़ाओगे 271 केल्विन इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस. 285 केल्विन इक्वल्स टू
15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इनमें से 270 माइनस करते रहते हैं तो आ जाता है आपका आंसर। नाउ वन मेटल एंड वन नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो पहला तो आप सबको पता होना चाहिए मेटल कौन सा है। जो आप बुखार में यूज करते हो वो मेटल है, क्या है? मरकरी। मरकरी इज अ मेटल और वो लिक्विड भी रहता है आपके रूम टेम्परेचर पे। तो मेटल विच रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज मरकरी। एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑल्सो नेम टू मेटल्स हैविंग मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 37 डिग्री सेल्सियस। दो ऐसे नॉन मेटल्स, दो ऐसे मेटल्स बताओ जो कि जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट बिलो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो कई लोगों को नहीं आता होगा बट मुझे तो आता है। पहला है सीसियम। Cesium, its melting point is 28.5 degree Celsius, and second is gallium. Gallium is also a metal जिसका की melting point है 29.75 डिग्री सेल्सियस। इट इज 76 ऑल्सो भी बोल सकते हैं आप। 76 अगर मैं एकदम करेक्ट बोलूँ तो 29.76। इनका 37 डिग्री। अच्छा इससे भी थोड़ा सा अगर ऊपर जाए, अगर मैं कुछ पूछूं कि इससे ऊपर बता दो तो आपका सोडियम आएगा। सोडियम ऑल्सो हैज वेरी लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड वेरी लेस बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर इससे ज्यादा बोले थोड़ा तो आप सोडियम को भी कंसीडर कर सकते हैं। जो सीसियम और गैलियम है तो हाथ पे मेल्ट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। इट इज ऑल्सो अ मेटल विच मेल्ट्स एट द रूम टेम्परेचर ऑल्सो। और कौन से मेटल हैं जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे? इट इज मरकरी। कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? इट इज ब्रोमीन। नाउ 53rd क्वेश्चन इज आस्किंग अस, एक एलिमेंट है ए, वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू फॉर्म अ कंपाउंड बी। एक एलिमेंट है ए, इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अ कंपाउंड बी। वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और बी बना रहा है, ओके। विच इज यूज इन वाइट वॉशिंग। ये जो बी है इसको वाइट वॉशिंग के लिए आप यूज करते हो। द कंपाउंड बी ऑन हीटिंग फॉर्म्स एन ऑक्साइड सी। ये कंपाउंड जो हीट किया जा रहा है तो इसको ये बना रहा है सी, ठीक है। विच ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर, जब इस सी को दोबारा वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हो तो आपको दोबारा दे रहा है वही कंपाउंड बी। आइडेंटिफाई ए बी सी। नाउ आप लोगों को पता है कि नहीं पता है बट मुझे पता है कि मैं व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज करती हूँ। मैं व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करती हूँ स्लेक्ड लाइम। व्हाट इज स्लेक्ड लाइम? इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है ना बच्चा लोग, स्लेक्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना। किस चीज को पानी में मिलाते हैं तो स्लेक्ड लाइम बनता है? क्विक लाइम को। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी से मिलाते हैं तो वो स्लेक्ड लाइम बनता है। तो मेरे पास ए आ चुका है, इधर लिख देती हूँ मैं रफ साइड में। आई हैव गॉट ए इज कैल्शियम ऑक्साइड, बी इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सी। जब आप इस स्लेक्ड लाइम को दोबारा हीट करते हो ना तो तुम्हें दोबारा क्विक लाइम मिल जाता है विच इज कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को दोबारा पानी मिलाओगे तो दोबारा स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम को दोबारा गर्म करोगे तो दोबारा क्विक लाइम, ठीक है। सो दिस वाज वेरी इजी। आप लोगों को ना हर क्वेश्चन में ना एक ना एक हिंट दी हुई है। अगर पढ़ लिख के गए हो पेपर में तो कितना भी मुश्किल सवाल होगा ना आप लोग कर लोगे। तो मैं बस हिंट पकड़नी है कि क्वेश्चन में हिंट किधर है। हिंट मेरे को इधर दिखी कि आई यूज बी इन व्हाइट वॉशिंग, बी इज यूज इन व्हाइट वॉशिंग। बी कौन सा कंपाउंड है जो व्हाइट वॉशिंग में यूज करते? नोबडी प्लीज राइट एशियन पेंट। कोई भी क्वेश्चन पेपर में ना एशियन पेंट मत लिख के आना, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे और थप्पड़ भी पड़ जाएगा टीचर से। जो आपके स्कूल में पढ़ाई होगी उसको भी शर्म आ जाएगी कि यार क्या ही पढ़ के गया था ये, कि मेरा इतना गंदा नाम करके आया है। बोर्ड वाले भी हंसेंगे, बोर्ड वाले लेटर लिख के भेज देंगे आपके स्कूल वालों को एक्चुअली कि यार आप लोग क्या ही पढ़ाते हो अपने बच्चों को। तो 54th क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि एन एल्काली मेटल ए, एक एल्काली मेटल है ए, वो दे रहा है कंपाउंड बी। व्हाट इज एल्काली मेटल? यार एल्काली मेटल इज द मेटल ग्रुप जो कि फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को एल्काली मेटल कहा जाता है। नाउ एन एल्काली मेटल ए गिव्स कंपाउंड बी मॉलिक्यूलर मास। एक एल्काली मेटल है ए, वो दे रहा है बी, लेकिन कब दे रहा है देखते हैं। ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। अच्छा ये रिएक्ट करने के बाद, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद बी दे रहा है। और ये जो बी है ना इसका मॉलिक्यूलर मास 40 है।
क्या ये हिंट हो सकती है गाइस? ये हिंट नहीं हो सकती है, क्योंकि हर एलिमेंट का एटॉमिक मास याद रखना इज वेरी टफ. एटॉमिक मास इज नियर द डबल. मतलब जितना डबल होता है ना किसी के एटॉमिक नंबर के डबल के अराउंड होता है उसका एटॉमिक मास. एग्जैक्ट नहीं होता है. जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा, या फिर कह दूं कि मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक ही होता है. तो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि इनका डबल ही होगा. अगर मैं सोडियम की बात करूं ना आपसे, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11. सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो गया? 23.5. ठीक है, तो सोडियम का डबल नहीं है, सोडियम के डबल से थोड़ा सा ज्यादा है. तो इट इज नॉट वेरी इजी टू लर्न द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द कंपाउंड्स. तो एटॉमिक मास इज नेवर अ हिंट. कहीं और देखते हैं हम लोग. ऑन रिएक्टिंग विद वाटर, जो कंपाउंड बी है वो दे रहा है एक सॉल्यूबल कंपाउंड सी. ऑन ट्रीटमेंट विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जब आप बी को एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो ये एक सॉल्युबल कंपाउंड सी दे रहा है. अभी आपको बताना है ये दोनों, ये सभी चीजें ए बी एंड सी. ना अगर मैं सभी के सभी एल्काली मेटल की बारे में सोचूं, ठीक है, अगर मैं सभी के सभी एल्काली मेटल के बारे में सोचूं तो आपको एक बात लेकिन पता होनी चाहिए, जो मेटल होते हैं वो कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट करके उसका ही हाइड्रोक्साइड बनाएंगे. यू शुड नो दिस. वो उसका ही हाइड्रोक्साइड बनाएंगे. यानी कि जो ये बी है ना, ये उस मेटल का ही OH है. ये उस मेटल का ही OH है, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है. जो मेटल होंगे वो वाटर के साथ रिएक्ट करके उसका हाइड्रोक्साइड बनाएंगे ही बनाएंगे. दिस इज अ जनरल फॉर्मूला. नाउ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज 16. नौ 40 में से अगर मैं 17 घटाती हूं तो मेरे पास आता है 23 के अराउंड. नाउ 23 एटॉमिक मास वाला कौन सा एलिमेंट है? इट इज सोडियम. सोडियम हैज एटॉमिक मास 43. तो मेरे पास ए आ गया है. आई हैव गॉट ए एज सोडियम एंड बी एज सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाउ व्हेन आई विल रिएक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड विद एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, we all know कि sodium is more reactive than aluminium. Now sodium will react aluminium and take its place. लेकिन इसमें आपको रिप्लेस करने के लिए जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि एल्यूमिनियम इज वन अमंग्स दोज एम्फोटेरिक एलिमेंट्स. एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक एलिमेंट है. अगर एल्यूमिनियम किसी से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना तो एल्यूमिनियम वहां पे मेटल की तरह रिएक्ट नहीं करेगा, वहां पे वो बेस की तरह रिएक्ट कर देगा. और यहाँ पे एल्यूमिनियम विल नॉट गिव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं चला जाएगा और सोडियम आपका ऑक्साइड के साथ नहीं आ जाएगा. यहाँ पे केस कुछ और बनने वाला है. यहाँ पे केस बनने वाला है आपका अ सॉल्युबल सॉल्ट. बिकॉज यहाँ पे जब भी एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव नहीं है सोडियम से तो एल्यूमिनियम दूसरी चाल चलेगा. एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है ना, आपको पता है ना 6 एलिमेंट्स हैं जो एम्फोटेरिक है. सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह. यानी कि सब यानी कि एंटीमनी SB, जन यानी कि जिंक, की नहीं है कुछ भी, आस है आर्सेनिक, सुनो है SN यानी कि टिन, प्रभु यानी कि PB यानी कि लेड, AL यानी कि अल्लाह यानी कि AL. ठीक है, तो यहाँ पे आपका बनाएगा सोडियम एल्यूमिनियम के साथ ऑक्साइड ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट. सोडियम एल्यूमिनेट विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस. एंड दिस B इज व्हाट? दिस A क्या था आपका? A था आपका सोडियम, B वाज आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जो आपका C बना वो हो गया सोडियम एल्यूमिनेट. ओके, सो गाइज आई होप यू गॉट इट. कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो भी उसको थोड़ा सा ध्यान से सोचो, बिकॉज एल्यूमिनियम इसमें बनाएगा आपका सोडियम एल्यूमिनेट. बिकॉज एल्यूमिनियम विल नॉट रिएक्ट लाइक एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है एल्यूमिनियम अपने साथ, बिकॉज इट इज ऑल्सो एन एम्फोटेरिक एलिमेंट ऑल्सो. तो एम्फोटेरिक एलिमेंट की मैं एक बार दोबारा नाम रख देती हूँ. सब यानी कि एंटीमनी, सब जन की, जिंक, की नहीं है कुछ भी, आस है आर्सेनिक,
आर्सेनिक, सुनो SN यानी कि टिन. Guys, this is not my method. I'm not going to claim it. It is my method. One of my teacher taught me this method and ये आज तक मेरे दिमाग में है. So I give the credit to that teacher. सुनो प्रभु अल्लाह. ये चीज याद रखना हमेशा. आपके एग्जामिनर्स इसी चीज पे गेम खेलते हैं. जो बोर्ड वाले हैं ना, ये इसी एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे गेम खेलते हैं, बिकॉज दे नो कि मेटल नॉन मेटल सभी कॉमन लोग पढ़ के आए होंगे, एम्फोटेरिक कुछ ही लोग पढ़ के आए होंगे, तो इस पे चलिए गेम खेलते हैं. ठीक है. सोडियम सिंकेट भी एक सॉल्ट बनता है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए. Now a metal A does not liberate hydrogen from acid but reacts with oxygen to give a black color product. एक मेटल है M, वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं दे रहा है. इट इज नॉट गिविंग हाइड्रोजन बट इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लैक कलर कंपाउंड. मगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ब्लैक कलर का कंपाउंड जरूर दे रहा है. क्यों दे रहा है? अभी आपको इसको आइडेंटिफाई करना है. क्या केस हो सकता है कि किसी एसिड को उसने हटाया नहीं, किसी एसिड से हाइड्रोजन को. देखो, कभी भी कोई एसिड होता है तो उसके साथ हाइड्रोजन लगा होता है. एसिड की यही खासियत होती है कि किसी हेलोजन के साथ हाइड्रोजन लगा होगा. वन मोर थिंग इज दैट कि अब हाइड्रोजन को कौन सा मेटल रिप्लेस करता है? जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होता है. जो हाइड्रोजन से नीचे होगा वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा. राइट. तो कौन सा मेटल है जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है? अभी रिएक्टिविटी सीरीज क्या है मैम? रिएक्टिविटी सीरीज है केदारनाथ का महंगा आलू, जहां फ्री सारा पब है. ये मेरा है. ठीक है, ये मेरा है कि केदारनाथ में बहुत महंगा आलू था लेकिन वहां पे पब बहुत फ्री थे. क्योंकि केदारनाथ लोग किस लिए जाते हैं? केदारनाथ लोग पूजा करने जाते हैं. पब तो फ्री रहेंगे ही. कोई नोबडी इज आस्किंग अबाउट पब, नोबडी इज गोइंग देयर फॉर द पब. तो पब सारे फ्री थे लेकिन पब अलाउड नहीं थे. तो जहां फ्री सारा पब है, पब तो सारे फ्री थे लेकिन लोग गए तो उन्होंने बोला कि भाई पुलिस आ गई, तो लोगों ने बोला कि चल जाए यहाँ से, कोर्ट होगा आगे अपना. कि पुलिस आ गई तो आ गई, हम क्या करें? हम पब में थे, पब था यहाँ पे तो हम आ गए. तो कोर्ट आगे देख लेंगे. कोर्ट हमारा ही होगा आगे, कोर्ट हमारे ही पक्ष में फैसला सुनाएगा. तो ये सभी क्या है? केदार इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन. अभी हाइड्रोजन के नीचे ये कोर्ट होगा आगे अपना, यानी कि कोर्ट होगा आगे अपना. ये है आपका कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड. तो ये जो मेटल्स हैं ये कभी भी एसिडिक सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट करेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, तो ये हाइड्रोजन को नहीं हटा सकते. तो ये मेटल, लेकिन दूसरी हिंट ये दी है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्लैक कलर का कंपाउंड बनाता है. कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बनाता है? हमने अपने घर में तारे देखी है. तारे कुछ टाइम बाद अगर उसमें कोटिंग नहीं हो रखी है तो वो काली पड़ जाती है. वो तारे किस चीज की बनी होती है? वो तारे बनी होती हैं कॉपर की. कॉपर जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा कॉपर का ऑक्साइड बनाएगा, एंड कॉपर का ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर. तो कुछ भी सोचना ही नहीं है. आसान था बहुत, काफी मजेदार क्वेश्चन था. कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए केमिस्ट्री में और कोई भी दिक्कत नहीं है. बस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अगर तुम्हारी है पक्का तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने से. चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि एक एलिमेंट है वो बना रहा है एक ऑक्साइड. वो ऑक्साइड है A2O3. ठीक है, which is acidic in nature. Identify A as a metal or a non-metal. एक एलिमेंट है वो बना रहा है A2O3. यार इसको देखते के साथ ही ना मुझे, अभी मैं इतनी देर से वो क्वेश्चन कर रही हूँ कि मुझे इसका आंसर याद आ रहा है. कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 3 है एंड जो ये बना सकता है? Now guys, there are
टू एलिमेंट्स विच कैन फॉर्म सच ऑक्साइड्स, जैसे कि मेटल्स जो होते हैं वो वैसे तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो आप इनमें से देखिए, आप बेरियम के साथ करके देखिए, मैग्नीशियम के साथ करके देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इधर आपकी 3 वैलेंसी है, तो वैलेंसी इसमें 3 होनी चाहिए, ठीक है, इसकी वैलेंसी 3 होनी चाहिए। एसिडिक नेचर की क्योंकि ऑक्साइड बन रही है, इसमें ऑक्साइड इसमें एसिडिक नेचर की बन रही है। तो जैसे अगर आप इसमें ना ऐसे लिख देंगे ना कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो भैया लिख दो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये मैम मेरा आंसर करेक्ट कर देंगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो एम्फोटेरिक एलिमेंट होते हैं वो बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम वाला तो करना ही मत, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे ये। तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा जिसकी वैलेंसी 3 होती हो। एल्यूमिनियम के नीचे क्या आता है? ह ही लीबे ब क्या था यार? ब क्या था? ह ही 2 3 4 5। ब वॉज बोरोन। बोरोन के आउटर मोस्ट, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, क्योंकि एसिडिक नेचर का कौन बना सकता है? एसिडिक नेचर की ऑक्साइड कौन बनाएगा? जो आपका मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल ही एसिडिक नेचर की ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो नॉन मेटल इनमें से कौन सा है? इनमें से बोरोन इज ऑल्सो इट ऑल्सो फॉर्म्स द एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। तो बोरोन की वैलेंसी भी 3 है आपके पास इधर, एंड ऑक्सीजन के साथ ये मिलके बनाएगा भी B2O3। You should never take aluminium in this case, क्योंकि aluminium forms the amphoteric oxide. Aluminium is not going to form the acidic oxide, और एसिडिक ऑक्साइड कभी भी मेटल भी नहीं बनाएगा, बिकॉज मेटल ऑलवेज फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड। मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे एंड नॉन मेटल हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। 58th question is asking us a solution of copper sulfate was kept in an iron pot. एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसको आयरन के पॉट में रखा गया है। कुछ दिनों के बाद, यानी कि आफ्टर फ्यू डेज, आयरन पॉट was found to have a number of holes in it. Explain the reason in terms of reactivity. Write the equation of the reaction involved. ऐसा क्यों हुआ कि उस जो आयरन के, उस जो लोहे के घड़े में बहुत सारे छेद हो गए? ऐसा क्या हुआ ना? कॉपर सल्फेट अगर आप आयरन के जार में रखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, केदारनाथ का महंगा आलू जहां फ्री सारा पब है, कोर्ट होगा, कोर्ट इज बिलो आयरन, यानी कि कोर्ट इज लेस, यानी कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जो भी ये कॉपर था इसको रिएक्ट कर दिया इसने आयरन ने, धीरे धीरे आयरन खत्म होता गया और आयरन उस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन में अपना सारा का सारा आयरन लगा रहा है। उस सॉल्यूशन के साथ जो पॉट है अपना सारा का सारा आयरन लूज कर रहा है वो उस कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन के साथ, और ये बना रहा है फेरस सल्फेट। इट इज फॉर्मिंग फेरस सल्फेट एंड कॉपर को ये रिमूव कर रहा है। इसी वजह से आयरन खत्म होता जा रहा है कंटेनर में से एंड आयरन आता जा रहा है सॉल्यूशन के अंदर। गाइज गेटिंग इट? सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन वाज वेरी इजी। चलते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर, जिसका कि आपको आंसर शायद ही आ पाए, ठीक है। एक नॉन मेटल है विच इज द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। एक नॉन मेटल है ए, जो कि एयर का लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट है। When heated with H2 in 1:3 रेशियो, जब उस लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट को आपने H2 के साथ गर्म किया 1:3 के रेशियो में, यानी कि वो नॉन मेटल आपने 1 लिया और H2 आपने 3 लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट दैट इज आयरन। एक आयरन उसमें कैटलिस्ट है, उसने गैस दी B। ऑन हीटिंग विद O2 इट गिव्स एन ऑक्साइड C। जब आप उसी A को O2 के साथ
हीट कर रहे हो तो ये C दे रहा है. इफ दिस ऑक्साइड इज पास्ड इनटू वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट गिव्स एन एसिड D. और जब ये C को आपने किससे पास कराया, इज पास्ड इनटू वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर it gives an acid D which act as a strong oxidizing agent, जो कि बहुत ही strong oxidizing agent की तरह वर्क करता है. नाउ आपको क्या करना है, सबसे पहला सवाल, सबसे मुश्किल सवाल ये है कि ये आप ABCD सभी को आइडेंटिफाई करो, सभी को आइडेंटिफाई करिए भैया आप. कैन यू आइडेंटिफाई इट? आपको ये बताना है कि इट गिव्स गैस B, इट गिव्स. आप क्या सोच सकते हैं, लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर कौन सा है? एयर का सबसे ज्यादा, एयर में सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूएंट कौन सी गैस की पाई जाती है? कैन एनीवन गेस दैट नंबर, गेस दैट नॉन मेटल? दैट लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज द लार्जेस्ट गैस. it is the gas present in the highest percentage. ठीक है, नाइट्रोजन है. अब जब आप एक नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन के साथ हीट कर रहे हो, ठीक है, 1:3 के रेशियो में आप इसको जला रहे हो आयरन की प्रेजेंस में, यानी कि नाइट्रोजन एक है, 3 हाइड्रोजन है, आप इसको आयरन की प्रेजेंस में जला रहे हो तो आपको मिलेगा अमोनिया. अमोनिया किस में मिल रहा है आपको? गैस की फॉर्म में. आपको A मिल गया N2, आपको B मिल गया अमोनिया. ऑन हीटिंग विद O2, अब जब आप इसको अमोनिया को O2 के साथ हीट कर रहे हो, यानी कि अमोनिया को आप ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हो, इट गिव्स एन ऑक्साइड C. ये ऑक्साइड दे रहा है, जो ऑक्साइड है C. ऑब्वियसली आपको कौन सा ऑक्साइड देगा? नाइट्रोजन का ऑक्साइड देगा, और ये वाटर देता है. ये रिएक्शन सबको आना चाहिए. अमोनिया व्हेन बर्न इन द एयर इट विल गिव अमोनियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर. तो इट गिव्स एन ऑक्साइड C. तो ये हो गया आपका C. ठीक है. इफ दिस ऑक्साइड इज पास्ड इनटू वाटर, अब इसको आप दोबारा वाटर के अंदर पास कराओ, यानी कि NO को आप दोबारा वाटर के अंदर पास करो. शैल आई रब दिस? मैं इसको रब कर देती हूँ. NO को अब आप वाटर के साथ पास करो, H2O के साथ पास कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. कभी भी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बोला जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. इट विल गिव एन एसिड D विच एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एक ही एसिड है जो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और वो है HNO3, नाइट्रिक एसिड. तो ये सभी यार इसका ट्रिक थी. आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज थोड़ी सी अगर होती है आपको, कि नाइट्रोजन गैस इज द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, तो आपका आंसर सही हो जाता. नाउ सो मेनी ऑफ यू विल से कि मैम ऑक्सीजन होता है सबसे ज्यादा प्रेजेंट हवा में, तो इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट करेक्ट. ऑक्सीजन सिर्फ 21 के अराउंड कुछ परसेंटेज में पाया जाता है, बट नाइट्रोजन इज फाउंड इन द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन. तो दिस वॉज द क्वेश्चन एंड इट वॉज अ लिटिल बिट हार्ड क्वेश्चन. मुझे लगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है. अगर आपको ये नहीं पता होता कि कौन सी कंस्टिट्यूएंट है, एयर का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट कौन सी गैस है, तो शायद आप ये क्वेश्चन नहीं क्रैक कर पाते. बट इस क्वेश्चन को देखने के बाद अब आई सपोज यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, 61st क्वेश्चन पे आते हैं. मैम 60th क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया? 60th क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो आपके सिलेबस से कटवाया जा चुका है, वो करने की जरूरत आपको नहीं है. एक्सप्लेन करिए ये फॉलोइंग चीजें. रिएक्टिविटी ऑन एल्यूमिनियम डिक्रीजेस इफ इट इज डिप्ड इन HNO3. एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी कम हो जाती है अगर एल्यूमिनियम को आप नाइट्रिक एसिड में डिप कर दें तो. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अभी मैंने आपको बताया कि जो HNO3 है ना, HNO3 is a very strong oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होने के वजह मतलब हो क्या होता है कि अगर आपको पता है कभी भी किसी एसिड को आप मेटल के साथ रिएक्ट करते हो तो उसमें से हाइड्रोजन निकलता है, लेकिन HNO3 बोलता है तुम मत जाओ, तुम वापस आओ और तुम्हें मैं जोड़ के वाटर बना देता हूँ. ठीक है, तो
जब भी HNO3 आपका एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है एल्यूमिनियम को ही, यानी कि एल्यूमिनियम के साथ ही ऑक्सीजन जोड़ता है। अब आपको पता है कि जो एल्यूमिनियम है, जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये खुश हो जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसी लेयर होती है जो कि एल्यूमिनियम को बचाती है। अच्छा, क्या रीजन है कि इतनी बारिश में, इतने घने, इतनी ज्यादा आपकी ऐसा ह्यूमिड क्लाइमेट में भी आप एल्यूमिनियम के डोर्स लगाते हैं? आप कई लोग अपने वॉशरूम के गेट एल्यूमिनियम के लगाते हैं, आपकी विंडो के जो पैनल्स होते हैं वो आप एल्यूमिनियम के लगाते हैं। क्या वजह है? और इतना टाइम तक रुका रह जाता है। आपके एंटीना जो होते हैं वो भी एल्यूमिनियम के होते हैं। आपका जो आपकी जो दैट इज योर टाटा स्काई का जो भी आपका सैटेलाइट है, वो सॉरी जो आपकी वो अम्ब्रेला आती है, वो भी आप एल्यूमिनियम की लगाते हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो कि कोरोड नहीं होता है ऑक्सीजन के साथ। आपका आयरन कोरोड हो जाता है, आपका आयरन जंग बना देता है, जिंक आपका आयरन बना देता है, उसका रस्ट बना देता है और वो खराब होने लग जाता है। बट एल्यूमिनियम के साथ ऑक्साइड खराब नहीं होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड होती है वो उसको हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने में। एल्यूमिनियम के बाहर एक पतली सी ऑक्साइड की लेयर अगर लग जाती है ना, तो वो एल्यूमिनियम के लाइफ स्पैन को बढ़ा देती है और वो उसे ज्यादा लंबे समय तक प्रोटेक्ट करके रखती है, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड। तो ये एल्यूमिनियम को ऑक्साइड कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है HNO3। तो अगर आपको कभी भी अपने एल्यूमिनियम की चीजों को बचा के रखना है तो उसके ऊपर आप नाइट्रिक एसिड का छिड़काव करेंगे तो वो ज्यादा दिनों तक ठीक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम। कार्बन सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड को क्यों नहीं रिड्यूस कर पाता, मतलब क्यों नहीं रिमूव करता? बताइए जल्दी। तो मैं आपको बताती हूँ, जो आपके एल्काली मेटल्स होते हैं यानी कि सोडियम और मैग्नीशियम, ये एक्चुअली बहुत 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 रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये जितनी जैसे इनको ऑक्सीजन मिलता है ये तुरंत उसके साथ रिएक्ट कर देते हैं। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो तुरंत रिएक्ट करते हैं और ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर भी पाए जाते हैं। इनसे भी ज्यादा रिएक्टिव होगा पोटेशियम। ठीक है, इनसे भी ज्यादा रिएक्टिव होगा पोटेशियम। तो सोडियम और मैग्नीशियम तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और इनका ऑक्साइड बना देते हैं टू फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड। लेकिन इन मेटल के रिडक्शन के लिए ना, इन मेटल के कार्बन के साथ रिडक्शन के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए। वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ दिस मेटल। और उस एंड एट दैट टेम्परेचर जो and at that temperature metal react with carbon to form their corresponding carbide। जब उस टेम्परेचर पे जब ये कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे ना ये मेटल्स, तो ये उनके कार्बाइड बना देंगे इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, ये रिड्यूस नहीं होंगे। तो इनको कार्बन के साथ अब रिएक्ट नहीं करोगे, क्योंकि कार्बन के साथ अगर आप इसको रिएक्ट करना चाह रहे हो, इनकी ऑक्साइड को रिमूव करने जा रहे हो, तो इसके लिए आपको उनको बहुत हाई टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, पहली बात। और जब वो इतनी हाई टेम्परेचर के साथ जब आप इसके कार्बन के साथ रिएक्ट करोगे ना इतने हाई टेम्परेचर पे, तो ये उनका कार्बाइड बना देंगे, ये सोडियम नहीं बनाएंगे। ठीक है, इट विल नॉट फॉर्म सोडियम, इट विल फॉर्म सोडियम का कार्बाइड। सो इट इज नॉट यूजफुल फॉर, इट इज नॉट फीजिबल ऑल्सो कि इनको आप कार्बन की मदद से आप इनको रिड्यूस कर सके। Now, sodium chloride is not a conductor of electricity in solid state, whereas it does not conduct electricity in aqueous solution as well as in molten solution. Is not a conductor of electricity. Sodium chloride है, it is not a matter of electricity in solid state obviously. लेकिन जब ये एक्वस सोल्यूशन में होते हैं और जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्या वजह है? देखो, जब भी आयोनिक कंपाउंड जो होता है ना, व्हेनेवर देयर इज एनी आयोनिक कंपाउंड, यानी कि एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी हमेशा एक्वस स्टेट में क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि उस स्टेट में इनके आयंस अलग अलग भागते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत रहती ही रहती है।
लेकिन जब ये आयोनिक स्टेट में होते हैं तो ये काफी स्टेबल होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं और टाइटली बॉन्डेड रहते हैं, टाइटली एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ये अलग अलग नहीं होते हैं। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड व्हेन दे आर इन सॉलिड स्टेट। तो जब सॉलिड स्टेट में रहते हैं, इट इज नॉट इजी फॉर देम टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में ये एक दूसरे से सेपरेट होकर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते, लेकिन जब एक्वा स्टेट में होते हैं, सॉल्यूशन स्टेट में होते हैं, तो ये अलग अलग आयंस बन जाते हैं एंड ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। सो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, when it is in solid state it is held by a very strong oppositely charged ionic force, और उस फोर्स की वजह से it is not they cannot conduct electricity because they have no free ions. Now iron article is galvanized. iron article क्यों galvanize किया जाता है? Because iron article when reacting with oxygen will form Fe2O3. जब आयरन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये Fe3O4 भी बनाता है। तो ये क्या बनाएगा? ये इसकी ऑक्साइड बनाता है, जो कि आपका रस्ट होता है। ठीक है, ये आपका रस्ट होता है और ये पूरे के पूरे आयरन मेटल को कमजोर कर देता है। गैल्वेनाइजेशन में आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। नाउ केदारनाथ का महंगा आलू जहां फ्री, यानी कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। अभी जिंक की ऑक्साइड बनेगी। ठीक है, अभी जब जिंक की ऑक्साइड बनती है तो जिंक की जो ऑक्साइड होती है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। जिंक की जब ऑक्साइड होती है, इट इज अगेन लाइक एल्यूमिनियम की ऑक्साइड। ठीक है, इट इज अगेन लाइक एल्यूमिनियम की ऑक्साइड। ये उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करती है, जिंक की ऑक्साइड, एंड देन इट विल नॉट फर्दर कोरोड दी आयरन मेटल। ऑक्सीजन जब भी आएगा तो कहेगा अरे जब यहाँ पे जिंक ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मैं क्यों आयरन के साथ रिएक्ट करूं, और वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और वो आयरन को बचा लेगा। ठीक है, एंड जिंक की ऑक्साइड इज नॉट कोरोसिव इन नेचर, लाइक एल्यूमिनियम की ऑक्साइड इज नॉट कोरोसिव इन नेचर। सिमिलरली जिंक की ऑक्साइड इज नॉट कोरोसिव इन नेचर। लास्ट पे चलते हैं। मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट। क्यों नहीं पाया जाता? Why they are never found in their free state? Because जो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये एल्काली एंड एल्कलीन अर्थ मेटल हैं। एल्काली और एल्कलीन अर्थ मेटल आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड ये रेडिली रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ और अदर गैसेस के साथ। तो इसलिए ये लोग कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, बिकॉज दे आर वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, alkali metal and alkaline earth metal, right? Let us move on to the next question, that is 63rd question. Why I have left few question? Because that was out of the syllabus और वो हमें नहीं करना है। Of the three metal X, Y and Z, X react with cold water, Y with hot water and Z with steam only. मुझे पता है कौन सा ऐसा मेटल है जो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, कौन सा ऐसा मेटल है जो सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और कौन सा ऐसा मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर देता है। ठीक है, नाउ अभी इससे ज्यादा कुछ बोला नहीं है, बस इससे ये बोला है कि अभी इनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से इनको रखो, रिएक्टिविटी के हिसाब से इनको प्लेस करो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा। ऑब्वियसली जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर देता है उसको कहा जाता है सोडियम। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव इन नेचर एंड इट कैन रिएक्ट इवन विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ भी ये ब्लास्ट बोल सकता है, इट हैज गॉट दैट टैलेंट। ठीक है, सोडियम हैज गॉट टैलेंट। तो सोडियम व्हेन रिएक्टिंग विद H2O इट विल गिव सोडियम का हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन की गैस। तो जो आपका X है इट इज सोडियम। नाउ वाई विद हॉट वाटर, जो हॉट वाटर के साथ कौन सा एलिमेंट है जो रिएक्ट करता है? जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट विद H2O इन दी लिक्विड स्टेट बट इट हैज टू बी हॉट वाटर। ये बनाएगा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड एंड बनाएगा H2O। What is that metal which reacts with water in liquids, which reacts with water in steam state only? देखो, आप लोहे की कढ़ाई घर में भी इस्तेमाल करते हो, उसमें आप खाना भी बनाते हो, स्टिल वो खराब नहीं होता है।
तो जो लोहा होता है ना आयरन, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इन लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट के साथ नो रिएक्शन दिखाता है बच्चा लोग, इट डज नॉट रिएक्ट एट ऑल। लेकिन आयरन को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है वाटर की स्टीम फॉर्म में, कि ये वाटर के साथ स्टीम फॉर्म में आयरन की ऑक्साइड ही ऑक्साइड बनाने लग जाता है। इसको नफरत है मुझे लगता है। आई थिंक दिस आयरन हेट्स वाटर, और ये उनकी ऑक्साइड बनाएगा, Fe3O4 बना लेगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा इसमें। तो दीज ऑल वर दी फोर थिंग्स। एंड सबसे ज्यादा इसमें सोडियम रिएक्टिव है, देन इसमें मैग्नीशियम रिएक्टिव है, एंड देन आयरन रिएक्टिव है। यू कैन इवन प्लेस देम अकॉर्डिंग टू दी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से भी आप इनको प्लेस कर सकते थे, राइट। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, विच इज अगेन इजी क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन काफी इजी था। एन एलिमेंट ए बर्न्स विद गोल्डन फ्लेम इन एयर। नाउ इज दैट अ हिंट? Is that a hint? Yes, that's a hint. It reacts with another element B, atomic number 17. ये तो बिल्कुल अच्छी हिंट है। एटॉमिक नंबर 17 से मुझे याद आ जाता है यार, क्लोरीन है। 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है, इसीलिए पीरियोडिक टेबल लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये प्रोडक्ट बनाता है C. An aqueous solution of product C on electrolysis give an compound D and liberates hydrogen. और जब इसको आप इस सी के एक्वस सोल्यूशन को जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो ये कंपाउंड बनाता है डी, और इसमें हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। अभी आप ए बी सी एंड डी सब बताओ। वो मेटल वो एलिमेंट जो गोल्डन फ्लेम के साथ बर्न करता है वो एलिमेंट है सोडियम। सोडियम इज दैट एलिमेंट विच बर्न्स विद द गोल्डन फ्लेम। एंड ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बना रहा है ना बी, ये तो हो गया आपका ए, और जो बी वाला जो पूरी हिंट दी थी वो तो आपका क्लोरीन हो गया। और जो ये सी बना रहा है ना वो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दिस इज सोडियम क्लोराइड। ना सोडियम क्लोराइड व्हेन इट इज हीटेड या फिर व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी में जब इसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो, ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन को, तो आपका डिकम्पोजिशन होगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड क्लोरीन बनेगा एंड हाइड्रोजन बनेगा। ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज डी, ठीक है। दिस वाज द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई होप यू गॉट इट। आई होप आप लोगों को ट्रिक्स समझ में आ रही है कि आपको पकड़नी क्या क्या चीज़ें। अगर एक बार आपको पकड़नी आ गई ना चीज़ें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यार पेपर में, क्योंकि तुम्हें पता है कि यार ये इसका आंसर हो सकता है विच मेटल बर्न्स विद गोल्डन फ्लेम। सो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ योर एग्जाम्पलर सीरीज। एग्जाम्पलर के हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं जो भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे और जो भी आपके सिलेबस के अंदर है, जो कि आपके डिलीटेड पोर्शन नहीं है। अगर अभी तक आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो जाइए और देखिए। आई रियली गॉट टायर्ड ऑफ टेकिंग सो मेनी क्वेश्चंस बिकॉज दिस वाज नॉट अ लाइव सेशन। तो जब तक बच्चों से बात नहीं होती है, खुद ही क्वेश्चन करना है, खुद ही आंसर देना है, तो थोड़ा सा लास्ट में ना मेरे को आते आते थोड़ी सी बोरियत हो जाती है। बट नाउ आई जस्ट विश कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत यूजफुल रहें, और आपके लिए मैं दोबारा ला रही हूँ एग्जाम्पलर सीरीज चैप्टर नंबर 4 विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके लिए अगर आप लोग एक्साइटेड है तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारे लाइक दें, बहुत सारे शेयर दें एंड बहुत सारे व्यूज बढ़ाएं इसके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और रोज डेली मेरी क्लासेस लेते रहो ऑन लेट्स क्रैक 9th and 10th CBSE at 4 PM। तो आप लोगों से कल मुलाकात होगी। चैप्टर करेंगे हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सभी लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करके जाओ। थैंक्स अ लॉट। और पहले 2 पार्ट्स देख लीजिएगा। बाय एवरीवन।